मेरे YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र जो कक्षा 8 की है और विषय गणित है। समय 1 घंटा है और कुल पूर्णांक यानी कि 50 अंक यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसके कुछ सामान्य निर्देश है। कुल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के लिए उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1-1 अंक मिलेंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं। जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जो है उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आपको पहले ही मैसेज उसका प्राप्त हो जाए और आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सके आसानी से। और चलिए हम लोग देखते हैं अब गणित के सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो ये जो प्रश्न है ये जैक JCRT के द्वारा जारी किया गया है और ये 8वीं बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा होने वाली है 13 अप्रैल को 2023 को, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है संभवतः ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कुछ प्रश्न तो सेम भी हो सकते हैं। इसके लिए अभी आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? ऑप्शन है आपका 1 है, 0 है, 2 है, 3 है। तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो सबसे छोटी तो 0 ही होगी पूर्ण संख्या। तो 0 हम देख रहे हैं कि 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर हमारा यानी कि उत्तर इसका सही होगा। तो हम लोग 2 नंबर को यहाँ टिक कर देते हैं। आप OMR शीट में कलर कर लीजिएगा। पहले आप प्रश्न में टिक लगा दीजिएगा इस तरह से, उसके बाद आप OMR शीट को बाद में भी भर सकते हैं समय के अंदर, जो समय आपको निर्धारित किया गया है। अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, जो कि दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम 5 का यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 5 का उल्टा। देखिए 5 एक संख्या है, उसके नीचे अगर कुछ संख्या दी हुई नहीं है, इसका मतलब हम मानते हैं कि 5/1 है, यानी कि 5 के नीचे 1 है, कोई संख्या नहीं है। तब वैसे परिस्थिति में तो इसको उल्टा कर देना आपको। तो 5/1 था, उसको उल्टा दीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपका सही उत्तर कौन सा है? 1/5। आप देख रहे हैं कि 1/5 किस में है मेरा? ये है 2 का 4 नंबर में। तो हम 4 नंबर को यहाँ टिक कर दिए, 1/5। अगले प्रश्न संख्या 3, 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग यानी कि 19 गुना 19, वर्ग का मतलब गुना कर रहा है आपको। 19 गुना 19 कितना होता है? तो आपको संभवतः याद होगा कि 19 गुना 19 जब करेंगे, या तो आप करके देख लीजिए और आप निर्धारित जगह पर रफ कार्य भी कर सकते हैं। प्रश्न के लास्ट में आपको रफ कार्य करने के लिए जगह मिलेगा, वहाँ पे आप रफ कर सकते हैं, यानी कि 19 गुना 19 कर लेंगे हम लोग। तो जब 19 गुना 19 करेंगे आप 361 आता है। तो इसका सही उत्तर हो गया 361। 19 का वर्ग 361। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल आपको निकालना है। जब 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल जब निकालते हैं, देखिए 2 शून्य है 900 में, 2 शून्य का 1 शून्य हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल आप जानते होंगे, 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, तो 30 यानी कि 30 होगा। तो 900 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर जो है आपका 30 यानी कि 4 का 1 नंबर आएगा। तो ये 1 नंबर को हम लोग यहाँ टिक कर देंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर लेते हैं। 11 का घन कितना होगा? घन या घन बोला जा रहा है, यानी कि 11 गुना 11 गुना 11 3 बार करना है आपको। 3 बार 11 गुना 11 करिएगा तो 121 होगा। फिर एक बार 11 से उसको गुना कर दीजिएगा तो देखिए कितना आता है। गुना करके आप देख लीजिए, क्या 1331 आता है? तो 13311 आएगा। 1331 अगर आता है तो ये आपका 5 का तीसरा आपका घन सही आंसर होगा आपका। अगला उसी प्रकार अब घन के बाद हम लोग 6 नंबर में चलते हैं, जहां घनमूल निकालना। 8/27 का घनमूल क्या होगा? तो जब घनमूल निकालिएगा तो 8 का 2 हो जाता है और 27 का 3 होता है, यानी कि 2/3। तो आप ऑप्शन में देखिए 2/3 कौन सा है? तो आप पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं, 1 नंबर 6 का 1, 2/3 है मेरा। तो 2/3 ये घनमूल है। तो इस प्रकार हम लोग 6 नंबर हल कर लिए। आइए 7 नंबर हल करते हैं। 5 का घात है 3 का सही मान क्या होगा? यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार आपको गुना करना। 5 गुना 5 25, और 25 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, जरूर 125 हो जाएगा। तो 125 पे यानी कि 7 का 2 नंबर हम लोग टिक कर लेंगे।
7 का 2 नंबर। अब है 8 नंबर, x का घात है 0 का मान होगा। x का घात कितना होगा? x का घात किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या हो, चर हो चाहे अचर हो, उसका यदि घात 0 होता हो तो इसका मतलब यही है कि उसका मान जो होता है, उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। 1, तो आप देखिए 1 कहाँ पे है, पहले तो 0 दिया, फिर 1 दिया, फिर 5 दिया, फिर 3 दिया, यानी कि 8 का 2 नंबर होगा। तो 8 का 2 नंबर हम कर दिए। अब संख्या चलते हैं 9 नंबर, कौन सा होगा? एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा? तो विस्तृत रूप क्या होगा एक संख्या का विस्तृत रूप? तो विस्तृत रूप आप देख पा रहे हैं कि इसको इस प्रकार की कोई संख्या अगर दी हुई है, यानी कि बी जो है आपका इकाई में है और दहाई में बी ए है, तो दहाई में ए है तो दहाई में है, यानी कि 10वां ई है, 10 इंटू ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपको देखिए सही ऑप्शन कौन सा है? तो 9 का 2 नंबर है, 10a प्लस बी। अब कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? ये प्रश्न संख्या 10 पे आ गए हम लोग। तो हम देख रहे हैं 1 2 0 है, मैंने 120 है, 122 है, 119 है, 125 है। तो कैसे पहचानेंगे कि 3 से विभाज्य कौन है? वहाँ तो हो सकता है कि यही प्रश्न नहीं रहे, 3 से विभाज्य वाला प्रश्न सही रहे मगर ऑप्शन वहाँ बदला हुआ रहे, तब आप कैसे बनाइएगा? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि इसको जोड़ कर देखा जाता है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों को जोड़ लेंगे। अगर जोड़ के देखते हैं कि 3 का गुना जाता है, यानी कि 3 से उसमें भागा लग जा रहा है, तो वह विभाज्य होगा। अगर जोड़ कर नहीं आ रहा है 3 का गुणज में, तो वो विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए हम लोग पीछे से शुरुआत करते हैं, पहले 4 नंबर को देखते हैं कि 125 है, यानी कि 5 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो 5 2 7 1 8 हो रहा, 8 यानी कि 3 से भागा नहीं लगेगा, इसका मतलब उसमें नहीं लगेगा। उसका 3 नंबर देखिए 9 1 10 1 11 11 हो रहा है, इसमें भी भागा नहीं लगेगा। 2 नंबर देखिए 122 है, 2 2 4 1 5 5 हो रहा है, इसमें भी भागा नहीं लगेगा। तो अब हमारा 12 बचा, तो हम जान रहे हैं कि 1 और 0 है इधर, 2 और 1 3 होता है, तो 3 से भागा लग जाएगा आपका, 3 से तो भागा लग ही जाएगा, 3 से भागा लग ही जाएगा, यानी कि 120 पे भागा लगता है, ऐसे भी 3 से 12 में लगता है और 0 है, तो यानी कि 120 इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11, निम्न में एक पदी व्यंजक, एक पद खोजना। देखिए एक्स वाई, यहाँ 1 नंबर में ऑप्शन में एक्स प्लस वाई है, तो एक्स भी एगो पद है और वाई भी एगो पद है, प्लस में दिया हुआ 2 गो पद है, यहाँ पे व्यंजक है यहाँ, तो ये एक पद, इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, इसमें 2 गो पद हो गया। 2xy जो है देखिए 2xy है, 2xy कहने का मतलब ये एक साथ गुना में है, तो ये एक पद हुआ, एक पद इसको बोलेंगे। तीसरा नंबर में xy है, तो xy जो होगा x माइनस वाई है, तो वह एक पद ही नहीं होगा। और 2 प्लस x है, वहाँ भी 2 पद हो गया, प्लस माइनस से 2 पद हो जा रहा। अब सिर्फ प्लस माइनस किस में नहीं है? तो 2 नंबर में हम देख रहे हैं कि नहीं है, यानी कि 11 का 2 नंबर एक पदी व्यंजक इसको बोलते हैं हम लोग। 2xy एक पदी व्यंजक कहलाता है, एक पदी व्यंजक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक यानी कि -2xy में संख्या क्या है जो xy के साथ गुना है? संख्या देख रहे हैं कि 2 है और उसके सामने माइनस है, तो यानी कि -2 संख्या है, -2 गुना है xy के साथ, तो -2 जो है संख्यात्मक गुणांक है। 12 का देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 12 का -2 है 2 नंबर में, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, -2। अब आइए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 पे a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², यानी कि a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a - b 2 बार यहाँ दिया हुआ है, तो 13 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 14 नंबर में चलते हैं, x² - 9 का गुणनखंड कौन सा होगा? आप देखिए कौन सा होगा। एक्स का भी स्क्वायर है, 9 का भी स्क्वायर, 9 को स्क्वायर के रूप में बदल देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर बदल देंगे हम, तब x² - 3 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² रहता है, तो a + b a - b होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारा दिखा रहा है कि पहला ही उत्तर जो है x + 3 x - 3 है, तो हमारा 14 का 1 हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर में चलते हैं। ये समीकरण है, समीकरण में x का मान निकालना, आपको हल करना है, तो आप अपने कॉपी पर हल करिए और हल करने के बाद जो आपका सही उत्तर आता है वह सही उत्तर पर टिक कर दीजिएगा। तो हम उत्तर को हल करेंगे, +2 है, उधर जाके 5 में -2 हो जाएगा, -2 हो जाने के बाद यानी कि 3 आएगा और x = 3/3 यानी कि कट के 1 आ जाएगा, तो 15 का 1 होना चाहिए, 15 का 1 हो जाएगा, 15 का 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर में ऑप्शन भी 1 है। इस प्रकार से हम लोग आगे प्रश्न पढ़ेंगे। 16 नंबर,
तीन लगातार पूर्णांकों को योग 51 है तो पूर्णांक होगा कौन कौन सा होगा, कौन सा तीन संख्या को जोड़ के 51 हो और लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो आप आसान से इसको जोड़ भी सकते हैं या बनाने का प्रोसेस में काफ़ी लंबा है उसमें भी जा सकते हैं। तो समय रहेगा तो आप बना के कन्फर्म कर लीजिएगा, नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिएगा। दोनों तरीका से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो 16, 17, 18 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका 16, 17, 18 जोड़ने से 51 हो जाता है और लगातार पूर्णांक है। तो हम उत्तर मार देंगे 16 का 2। 16 का 2 को हम लोग टिक कर देंगे। अगला है 17 नंबर, 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है। 16 कितना प्रतिशत है 40 का, तो जब प्रतिशत निकालिएगा 40 का हम लोग x प्रतिशत निकालेंगे। तो x प्रतिशत निकालेंगे तो देख रहे हैं कि हम लोग 40% यहाँ ऑप्शन में 20, 30, 40, 80, तो 40% जब निकालते हैं 40 का 40% तो शून्य शून्य कट जाएगा 100 से, और 4 गुना 4 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये सही उत्तर आपका 17 का 3 नंबर हो जाएगा। 17 का 3, 40 का 40% यानी कि 16 होता है। आप बना के देख लीजिए। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि पके हुए आमों की संख्या पूछा जा रहा है। यही सवाल जब आपकी किताब में आप जाइएगा बनाइएगा तो वहाँ पे पके हुए आम की नहीं पूछा जाता, वहाँ पे कच्चे आम की पूछा जाता है संख्या। इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 50 आमों के समूह में 60% आम पके हुए हैं और पके हुए आमों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 50 का 60% निकाल दीजिए। जब 50 का 60% आप निकाल दीजिएगा तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम 30 को टिक कर देंगे, 30 आ जाएगा। आप निकाल के प्रयास कीजिए। उसी प्रकार 19 नंबर है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 है, और ये फॉर्मूला में आपको रखना है x² + y² का मान कितना होगा। तो आप मान रख के आप देखिए कि कितना होता है, उसको सॉल्व करिए और आने के बाद संभवतः 2 नंबर होना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए। 3 आना चाहिए, 3 आ गया वो 2 नंबर ऑप्शन में, तो 2 नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 7 को घन करिए, 7 गुना 7 गुना 7 3 बार गुना करिए। 7 का 7 49, 49 गुना 7 जब करेंगे 3 आएगा आपका 343 घन, 343 आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा 3, तो इसको इकाई बोलते हैं। इकाई अंक में कितना आ जा रहा 3 आ जा रहा, तो 20 का कौन सा हो जाएगा 3, 20 का 3 हो जाएगा। 7 का जब घन करिएगा तो इकाई अंक कितना होगा 3। ये सब देखिए याद करने का नहीं है, समझने का। जब आप समझ जाइएगा तो 7 की जगह 5 भी दिया रहेगा तो आप आसानी से बोल पाइएगा, निकाल पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। घड़ी का दाम है 2000 रुपया और 10% बट्टा दिया गया, यानी कि छूट दिया गया है। जब 10% छूट आपको मिल देगा दुकानदार, तो जरूर उसका खरीद मूल्य होगा, जो उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे, वो कितना होगा दुकानदार का, कितना पे बेचेगा, आपको कितना पे मिल जाएगा। 2000 रुपया तो दाम है, लिखा हुआ MRP है, अंकित मूल्य, वो आपको देना नहीं है। उस पर बोल रहा है कि आपको 10% का डिस्काउंट यानी कि बट्टा दिया जाएगा। तो 10%, 2000 का 10% हम लोग निकाल देंगे, 200 रुपया आएगा। 200 रुपया घटा देंगे 2000 में तो कितना आ जाएगा। आप प्रयास करिए और बनाइए और देखिए, अगर जल्दी प्रयास कर सकते हैं तो आपका उत्तर आना चाहिए 1800। 1800 हो जाएगा तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। सही ऑप्शन में मार देंगे 21 का 4 में। अब हम लोग 22 नंबर में चलेंगे। 22 नंबर में अनुपात में आपको बदलना है। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा। तो जो पहले लिखा था तो उसको 75 ऊपर लिखेंगे, 75/2, और रुपया में है तो उसको पैसा में आप चेंज कर दीजिए। 2 रुपया यानी कि देखिए 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, तो 2 रुपये यानी कि 200 पैसा। तो 75/200, जब 75/200 को ऊपर नीचे लिख के अब आप कटा दीजिएगा। कटाने का प्रयास कीजिए, अगर कट जाता है आपका तो आपका इसी में से कोई एक ठो उत्तर होगा। तो देखिएगा प्रयास करके, ठीक है। हम यहाँ मारते हैं 3:8, अगर आप का भी आता है तो 3:8 को आप कर दीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा बनाने का। चलिए 23 नंबर में चलते हैं। 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। 2 गो परमेय संख्या है, उनके बीच कितनी संख्या होगी। तो इसको याद रखना आपको, अनंत होगी। इसको बनाने के लिए हम लोग अगली कक्षा में सीखते हैं। और 2 परमेय संख्या के बीच अनंत, अब जैसे हम 2 संख्या निकालते हैं, कभी कोई प्रश्न में रहा, आप कक्षा 8 में भी पढ़े हैं कि 2 संख्या निकालिए, 2 संख्या दी हुई 3 और 4 के बीच 2 संख्या निकालिए, 3 संख्या निकालिए, 4, जितनी भी संख्या बोलेगी उतने निकल जाएगी। यानी कि हम लोग कोई इसमें 1, 2, 5, 10 नहीं है, अनंत है। तो इसको हम लोग 23 का 4 नंबर मानेंगे, अनंत कर देंगे, माने इसमें अनेक परमेय संख्या हो सकती है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। ये देखिए, इसको पहचानने का कोशिश करिए कि कौन सा त्रिक है। तो आप ऐसा अगर सवाल बना चुके हैं तो ये 3 नंबर इसका आएगा। अगर आपको बनाना है तो आप बना के देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं, उसके बाद सही मारिएगा, ठीक है। 6, 8, 10, तो पहला मान लीजिए 6 है, तो 6 को पहले आधा करते हैं, 3 हो जाता है। 3 का वर्ग करके एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो आपका 6, 8, 10 आ जाएगा। यानी कि 24 का हम लोग 3 नंबर। चलिए 25 नंबर चलते हैं। 25 में
एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है। प्रेशर कुकर है और उस पर MRP किया हुआ दाम लिख के रखा दुकानदार ने 450 रुपया मान लीजिए, और यह आपको दुकानदार कितने में दे रहा, 360 में दे रहा। तो कह रहा कि कितना रुपया छोड़ दिया, आपको पूछा रहा बट्टे की राशि ज्ञात करना, कितना रुपया छोड़ा, सिर्फ दाम घटा देना है। जो लिखा हुआ यानी कि अंकित मूल्य में से आपको उपलब्ध प्राइस जो है 360 उसको घटा देना है। जैसे ही 450 से 360 घटाइएगा आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आप घटाइए, संभवतः 90 आएगा, तो आपका 25 का 3 होना चाहिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं 26। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो देखिए 64 पेंसिल का 16 रुपया, तो एक पेंसिल 64 रुपया का 16 पेंसिल, तो 1 रुपया का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग 144 से गुना कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हमारा 36 पेंसिल आ रहा है। तो 26 नंबर का 3 नंबर 36 पेंसिल हो जाएगा। 27 नंबर, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले 45 लोग थे और 13 दिन लग रहा था। अब देखिए, अब आदमी की संख्या को क्या किए हैं, 45 से 39 कर दिया, यानी कि घटा दिए। तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, पक्का एक समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि समय उसको सॉल्व करेंगे। ये समानुपात अनुपात समानुपात में आपको अध्याय में मिलेगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका 15 दिन आएगा आपको। तो 15 दिन यानी कि 4 नंबर उत्तर है इसका, ठीक ना, 4 नंबर। चलिए 28 नंबर में, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। वर्ग हो, आयत हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कैसा भी आकृति बंद आकृति है, उसका बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। हम लोग इसको याद रखेंगे। तो हमारा 360 डिग्री यानी कि 1 नंबर में है, तो 1 नंबर कर देंगे टिक, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा कोई भी आकृति का 360 होता है। 3 भुजा वाला भी रहता तो वही होता है, 4 भुजा वाला भी है तो भी होगा, 5 भुजा वाला भी रहेगा तो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। चलिए 29 नंबर में है, 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जब आप निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला जब ब्याज करिएगा, साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100, यानी कि मूलधन गुना ब्याज गुना दर बटे 100। इस तरह से आप हल करिएगा तो इसका आएगा उत्तर 50 रुपया। तो 50 रुपया यानी कि हम लोग कर देंगे 3 नंबर में टिक, यानी कि 50 रुपया। चलिए आप बना के देखिए, बनता तो सही, नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा हमको। 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। 2D 3D देखिए आकृति होता है, 2D 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, जैसे लंबाई एक डायमेंशन हुआ, चौड़ाई एक डायमेंशन हुआ, ऊंचाई एक डायमेंशन हुआ। तो 2D लेना, लंबाई चौड़ाई मान लीजिए ले लिए, दुए को लिए लंबाई और चौड़ाई। तो 2D में कौन है आपका, 2D में घना होगा, आयत होगा, बेलन होगा, शंकु होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए टिक करते हम लोग, सही उत्तर आयत। आयत में लंबाई चौड़ाई दो एगो चीज़ होता है ना, उसमें ऊंचाई नहीं होता आयत में। तो ये आयत उसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, नहीं तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों को अपने से भी हल कर सकते हैं, हम जानकारी के लिए सिर्फ आपको ये दिए। अगर आपको जानकारी सही लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आइलर सूत्र है। आइलर सूत्र याद रख लेना है, F+V = E+2। ये हमको लग रहा है तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। आपको जो सही लगे आप किताब से भी इसकी जांच कर सकते हैं, उसके बाद इसको टिक कर देना है, यहाँ टिक कर देना, फिर बनाना बाद में। अब 32 नंबर में है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये जो सवाल है, ये फार्मूला आप खोजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला किताब से खोजिए और थोड़ा मेहनत करके बनाइए और आंसर देखिए कि आपका 120 आता है कि नहीं। 120 अगर आता है तो ये 4 नंबर पे हम लोग टिक कर देंगे, 120 आएगा। उसको फार्मूला आप पहले खोजिए, बनाइए, क्योंकि आपका यही डाटा रहेगा, ऐसा तो नहीं है मैथ है, ये अलग आंकड़ा रहेगा यहाँ पे, अलग मतलब 24 का जगह हो सकता है 34 रहे, 10 का जगह हो सकता है 15 रहे, तब कैसे बनाइएगा। इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आप किताब से अपना देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला, और इसको बनाइए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 33 नंबर। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे हम इसको आंसर इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। आंसर इंडिकेट कर दे, 35 सेंटीमीटर इसको आ रहा, तो इसको 35 हम कर दिए। आप इसको सॉल्व करिए फार्मूला के अनुसार। और 34 नंबर पे चलते हैं, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप किताब में भी देख सकते हैं कि इसका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। वहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए। इसका आंसर को हम लोग टिक करते हैं, सही आंसर को, ठीक है। 34 का 2 नंबर 6L²। चलिए 35 नंबर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ फास्ट चलिए।
आराम से आप बनाइए, क्वेश्चन को लिख करके बनाइए। 35 नंबर में चलते। एक बेलन की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसको आपको निकाल लेना है। और निकालने के बाद जो सही उत्तर आएगा संभवतः 880 अगर आता है तो 880 को टिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप देखिए आपका कितना आंसर आता है 36 नंबर। यदि किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन तो 8 गुना 8 उसका होता है भुजा का घन होता है, तो उसको गुना कर देना है। तो 8 गुना 8 गुना 8 कितना आएगा, तो जितना आएगा उतना प्रश्न आपका ऑप्शन में जो सही होगा उसको टिक करिए। हम यहाँ 512 को टिक करते हैं। चलिए 37 नंबर। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालना आपको। तो बेलन का फॉर्मूला के अनुसार आप आयतन निकालिए और निकालने के बाद सही उत्तर पर टिक करिए। तो ये सही उत्तर हमको लग रहा है कि 1 है, तो हमने 1 को टिक किया है। चलिए 38 नंबर। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 6 मीटर लंबाई, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर, तो घनाभ का फॉर्मूला के अनुसार आप निकालिए। संभवतः 36 मीटर क्यूब आएगा, तो 36 मीटर क्यूब हमने टिक कर दिया। अगर कुछ डिफरेंट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 39। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? घन में आप गिन के देखिए कितने किनारे हमने गिना, और गिनने के बाद हमको लगा कि 12 12। घनाकार कोई भी चीज़ ले लीजिए, जो चीज़ घनाकार होता है, जैसे कि आपका डाइस जिसको बोलते हैं, लूडो जैसे खेलते हैं, लूडो का जो गोटी होता है वो अभी घन के आकार का होता है, या उस केक का भी साइज होता है, उस आकार उस प्रकार का होता है। तो उसमें कितने किनारे हैं, ठीक है, कितने किनारे होंगे उसको आपको टिक करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि घन के जितने किनारे होंगे उसको सही उत्तर 3 है, तो उसको 3 को टिक कर दिए, ठीक है, यानी कि 12 किनारे होते हैं। 40 नंबर में मिलान चिन्ह है। 4 का मिलान चिन्ह किस प्रकार खींचेंगे? 4 ही दाग खींचना है, 5वां दाग तिरछा होता है, तो 5 तो खींचना नहीं है आपको, 4 ही दाग खींचना है, 4 दाग सीधा खींचना है। देखिए कौन सा है उस तरह का। 40 का 1 में आप देख रहे हैं मिलान चिन्ह जो 4 का 4 खींचा हुआ, 4 दाग खींचा हुआ, तो ये 4 होगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ 30 से 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह का कहने का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। तो 30 और 40 दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह कैसा निकालिएगा? दोनों को जोड़ लीजिए, 30 और 40 70, 70 को 2 से भागा दीजिए, आधा कर देना 35, 35 हो जाएगा आपका ये 4 नंबर। वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप क्या होगी? ये माप पूछ रहा है, ये कितना का अंतर है दोनों में, तो 30 से 20 घटाइएगा तो जितना आएगा वही आंसर होगा। तो कितना आता है घटा के देख लीजिए। तो घटाने से हमको लग रहा है कि 10 अगर आता है तो मेरा 10 सही उत्तर होगा। अब अगला हम लोग चलते हैं 43 नंबर। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे फ्रैक्शन के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा आंकड़ा को घटाते हैं और सबसे छोटा को उसे घटाते हैं, सबसे बड़े आंकड़े को सबसे छोटे से घटाते हैं, इसको हम लोग परिसर बोलते हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, परिसर, तो ये परिसर हो गया मेरा, तो हम लोग परिसर को टिक कर देंगे। परिसर 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए 44 नंबर। वृत्त का आलेख, वृत्त का आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त जैसा रहता है और उस पर कुछ जानकारी भरी हुई रहती है, तो उसको किस प्रकार क्या बोलते हैं? इसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो 44 का 2 नंबर पाई चार्ट। अब 45 नंबर, 45 नंबर को आप खुद भी प्रयास करके देखिए कि कितना आता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त हो? 2 सिक्का है, उछाले, हो सकता है दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, या एक हेड आ गया एक टेल आ गया, या एक टेल आ गया एक हेड आ गया, इस प्रकार का संभवतः इसका 4 उत्तर हो सकता है। तो संभावित उछालने के बाद परिणाम 4 हो सकते हैं। तो हम लोग 45 का 1 नंबर को टिक करते हैं। 46 नंबर। जब एक पासे को फेंका जाता है तो वह उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? तो इसको हम लोग देखिए फेंका जाता है पासा में, यानी कि लूडो का गोटी है, 1 से 6 नंबर तक होता है। तो टोटल चीज़ कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कभी 6 आएगा, 6 रिजल्ट आ सकता है। तो टोटल रिजल्ट को नीचे लिखते हैं। अब बात रहा सम संख्या आने का। सम संख्या उसमें 2 4 6 है, तो 3 ही को है, तो 3/6 करेंगे, कटाएंगे एक दूसरे को, तो अब जो सही आ रहा कटने के बाद 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आंसर, यानी कि तीसरा। 47 में चलते हैं। एक थैले में 4 गो नीला है, ध्यान दीजिएगा, 4 गो नीला गेंद है, 2 गो हरा भी है, 5 गो काला गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे 1 गो गेंद आपको निकालना है। इसकी प्रायिकता कितनी होगी कि गेंद पीला होना चाहिए। अब आप ध्यान दिए कि पीला गेंद निकालना है। पीला गेंद थैला में था क्या? नीला था, हरा था, काला था, तो पीला गेंद था ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा? तो नहीं निकलेगा, यानी कि पीला गेंद कितनों प्रयास करेंगे तो नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो नीला, हरा या काला ही आ सकता है, पीला नहीं आएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 0 भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो 47 का 1 नंबर, यानी कि 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु हम लोग निर्देशांक जो है 0 0 होता है। तो 48 का 1 नंबर। चलिए बिंदु -3 -4 का चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होगा? तो जब चतुर्थांश खींचेंगे, पहला दाहिनी ओर,
ऊपर की ओर, हाँ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दोनों माइनस में आ गया, यानी कि एक्स का भी और वाई अक्ष भी कब आता है माइनस में, एक्स भी जाएगा माइनस में, वाई भी जाएगा माइनस में, उस परिस्थिति में तीसरा होगा। तो उन 49 का तीसरा जो है, ये तीसरा हम लोग करेंगे, 49 का तीसरा, तृतीय, चतुर्थांश में आएगा। अंतिम प्रश्न में आ गए हम लोग, ठीक है। बिंदु ए 2-5 में कोटि का मान क्या है? तो देखिए कोटि का मान, चलिए ऑप्शन में इसका चलते हैं। कोटि का मान क्या है? 2 है, -5 है, 0 है और -2 है। तो कोटि किसको बोलते हैं ये जानना होगा आपको। तो कोटि वाई अक्ष को बोलते हैं, यानी कि वाई अक्ष में कितना है, वाई अक्ष में माइनस पीछे वाला होता है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो -5 है, तो -5 यानी कि 50 का कितना सही होगा, जो सही होगा उसको सही कीजिए और आप लोग अच्छा सा एग्जाम दीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे धन्यवाद आप सभी का।